तो आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आएंगे अग्निवीर की नर्सिंग असिस्टेंट की सीरीज नंबर 4। और एक बार जिनका मेडिकल और फिजिकल जिनका क्लियर हो चुका है वो एक बार हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। और आप सबको पता है रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक पदार्थ एक बार जिस पदार्थ में जिसको उसको परिवर्तन किया जाए बार बार उसी पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे भौतिक परिवर्तन जो होता है उसको बार बार उसी अवस्था में उसी में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ हो गया, पानी हो गया, उसको बार बार, या मोम हो गया, या मोमबत्ती का जलना जो हो गया उसको बार बार उसी में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको उसी अवस्था में दोबारा परिवर्तन नहीं किया जाता। और दूसरा, भोजन का जो पाचन जो प्रक्रिया जो प्रारंभ जो होती है, सबसे पहले जो प्रारंभ होती है वो हमारे मुख से होती है। अगर पूर्ण पाचन पूछे तो वो हमारे छोटी आंत में होती है। किस में होती है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन जो है वो हमारे शरीर के छोटी आंत में होता है। और एक पूछा जाता है इसकी लंबाई, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 7 मीटर होती है। और पानी का जो संग्रह जो होता है वो होता है बड़ी आंत में। किसमें होता है? बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। इसकी मोटाई अधिक होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर मोटाई इसकी अधिक होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। और छोटी आंत में पूर्ण जो भोजन का जो पाचन होता है, जो पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। और प्रारंभ जो प्रक्रिया जो होती है वो हमारे मुख से होती है। और इस परिवर्तन को जो बोलते हैं वो रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक तन्य धातु। देखिए तन्य धातु जो होती है, तन्य धातु को अधिक क्षेत्रफल, उसको पीट कर या गर्म करके अधिक क्षेत्रफल तक फैलाया जाता है, उसको बोलते हैं तन्य धातु। तो वो सर्वाधिक तन्य धातु होती है वो गोल्ड सोना होती है। चलिए आगे। एक बात ध्यान रखें, सोना जो होती है, अगर ऑप्शन में सोना नहीं हो तो चांदी मिलेगा, तो चांदी भी राइट आंसर होगा। अगर चांदी भी नहीं हो तो आप कर सकते हैं तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एलपीजी का मुख्य घटक क्या। देखिए यहाँ मुख्य घटक पूछा गया है, तो घटक जो होते हैं वो प्रोपेन भी होते हैं एलपीजी का, एथेन भी होते हैं, और प्रमुख जो होता है वो ब्यूटेन होता है। राइट आंसर इसका डी होगा। अगर ज्यादातर ऑप्शन, अगर यहाँ ऑप्शन दिया होता, ए में प्रोपेन दिया होता, बी में ब्यूटेन दिया होता और सी में दोनों दिया होता, तो क्या होता? प्रोपेन और ब्यूटेन होता। प्रमुख जो पूछे, मुख्य जो घटक होता है वो ब्यूटेन ही होता, अगर इस तरीके से ऑप्शन हो तो। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए आदर्श जो गैस होती है उसकी जो ऊर्जा जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। और आदर्श गैस जो है, ऑक्सीजन है वो भी आदर्श गैस है, हाइड्रोजन है वो भी आदर्श गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2 जो है वो भी एक आदर्श गैस है जो तापमान पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। देखिए वॉशिंग मशीन जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अभिकेंद्रीय सिद्धांत पर। क्या किस पर? अभिकेंद्रीय सिद्धांत, या अपकेंद्रण को ही अभिकेंद्रीय सिद्धांत बोलते हैं। और अपकेंद्रण बल जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। केंद्र से बाहर, जैसे ये केंद्र है तो वो बाहर की ओर लगेगा, बाहर की ओर जो बल लगता है वो अपकेंद्रण होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। देखिए यहाँ सिर्फ क्षमता को पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन में दर भी पूछा जाता है, क्षमता भी पूछा जाता है, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अगर पूछा होता कार्य करने की दर, तो दर बोलते हैं वो शक्ति को बोलते हैं। और ऊर्जा और शक्ति दोनों क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और ये भी ध्यान रखें, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जो होता है, एसआई पद्धति इकाई जो होती है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। और शक्ति की एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वाट। क्लियर है? ये ध्यान रखें, ऊर्जा और शक्ति दोनों जो है वो अदिश राशि है। और कार्य करने की जो दर जो होती है
वो शक्ति होती है, क्षमता अगर पूछे तो ऊर्जा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पवन ऊर्जा में देखिए मिस टाइप हो गया था। पवन ऊर्जा में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? देखिए पवन ऊर्जा जो होती है, पवन चक्की जो होती है, उस किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को किया जाता है। किसको किया जाता है? गतिज ऊर्जा को रूपांतर किया जाता है। जैसे पवन चक्की है, जैसे चलती है तो वो अपनी जो ऊर्जा ग्रहण करती है गति से, वो टरबाइन में आता है, और टरबाइन जो है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट देखिए ऑप्शन अगर इस टाइप से हो तो रॉकेट जो है वो तीसरे नियम पर, गति के तीसरे नियम या न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगर ऑप्शन इस तरीके से नहीं हो तो आपको मिलेगा रेखीय संवेग संरक्षण। किस पर? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, और यह नियम जो है वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम दर्शाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं इसको। क्रिया प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम में दर्शाया गया है, और रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पानी में हवा का बुलबुला लेंस ही काम करेगा जैसा करता है। देखिए पानी में जो बुलबुला जो होता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो वो करता है अवतल लेंस की भांति। किसकी करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और दिखाई जो है वो उत्तल दर्पण की उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है। कार्य जो करता है वो अवतल लेंस के आधार कार्य करता है। और एक बात ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं हो अवतल दर्पण, तो ऑप्शन में मिलेगा अभिसारी अपसारी। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। ये भी ध्यान रखें, अब अभिसारी लेंस पे कार्य करता है और दिखाई देता है वो उत्तल लेंस की। क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए आदर्श वोल्टमीटर, यहां सिर्फ वोल्टमीटर पूछा गया, एक पूछा जाता है एमीटर। तो वोल्टमीटर का जो आदर्श जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अगर पूछा जाए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है। देखिए मांसपेशियों को जो हड्डी से जोड़ने की जो प्रक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है पेशी। हड्डी से हड्डी को जोड़ना या हड्डी से मांसपेशी को जोड़ना, तो मांसपेशी हड्डी से मांसपेशी को जोड़ना को कहते हैं पेशी। और अस्थि बंधन जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। उदाहरण के लिए जैसे लिगामेंट जो होता है वो अस्थि बंधन बोलते हैं उसको, और मांसपेशी से हड्डी को जोड़ना पेशी बोलते हैं, पेशियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? रुधिराणु जो होते हैं हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं। आरबीसी का जो कार्य होता है वो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि O2 और CO2 का आदान प्रदान करना। और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हमारे शरीर में रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो डब्ल्यूबीसी की होती है। और दूसरा ये ध्यान कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा जो अधिक मात्रा होने पर क्या होता है? ब्लड कैंसर जो होता है वो डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा के कारण होता है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे शरीर में चोट लगने पर जो रक्त जो बहता है उसको रोकने का कार्य जो करते हैं वो प्लेटलेट्स करते हैं। क्लियर है? रुधिराणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। देखिए पीयूष ग्रंथि किस किस हार्मोन को स्रावित करती है? सेमेटोट्रॉफिक हार्मोन को करती है एक तो, दूसरा मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन को करती है, तीसरा अति स्त्रावण हार्मोन को स्रावित करती है। तीनों हार्मोन को पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। तो राइट आंसर होगा डी, ये है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया या प्रतिपादित किया या किसने दर्शाया?
तो वो दर्शाया था ग्रिगर मेंडल ने। किसने? ग्रिगर मेंडल ने अनुवांशिक। और किस पर किया था इन्होंने प्रशिक्षण? जो रिसर्च जो किया था वो मटर के पौधे पे किया था, और मटर के पौधे पर प्रशिक्षण से इन्होंने 3 नियम दिए थे। 3 नियमों का क्या है? स्थापित किया था। और अनुवांशिकता जो होती है, अनुवांशिकता जो रोग होती है वो जो हमारे शरीर में रोग जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर जो होता है उसको अनुवांशिकता रोग बोलते हैं। और ये डीएनए की, किसकी? डीएनए की असमानता के कारण होता है। किसके कारण होता है? डीएनए की असमानता के कारण होता है। और यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैसे ये होता है हमारा, सॉरी अभी आगे बताएंगे, अभी ध्यान नहीं है, चलिए आगे। कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंड जिसको बोलते हैं वो अनुवांशिकता रोग होता है। और ये डीएनए की असमानता या छेड़छाड़ से होता है, जिसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। चलिए आगे। स्वाइन फ्लू रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्वाइन फ्लू रोग जो है हमारे श्वसन तंत्रिका को, श्वसन जो जिससे सांस लेते हैं उस तंत्रिका को प्रभावित करता है, जिसे हम बोल सकते हैं फेफड़ा। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और ये किस कारण फैलता है? तो ये फैलता है H1N1 दवा, N1 ये दोनों वायरस है, इसके द्वारा ये फैलता है। और ये विषाणु जनित रोग है और ये हमारे श्वसन तंत्रिका को प्रभावित करता है, या फेफड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर, सल्फर में परमाणु की संख्या होती है। देखिए सल्फर जो होता है, सल्फर में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? सल्फर में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और एक बात यह ध्यान रखें, हीलियम का पूछा जाता है, एक हीलियम का पूछा जाता है, एक ऑर्गन का पूछा जाता है, ऑर्गन का पूछा जाता है, एक आयरन का, आयरन का। इन तीनों में परमाणु की जो संख्या होती है वो 1 होती है। तीनों में कितनी होती है? परमाणु की संख्या जो होती है वो 1 होती है। एक पूछा जाता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और एक ये भी ध्यान रखिए, जल जो होता है, जल में 3 होती है। पूछा नहीं जाता लेकिन 3 होती है। ज्यादातर ये पूछा जाता है सल्फर, एक पूछा जाता है हीलियम का। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और सल्फर में 8 होती है। हाइड्रोजन में कितनी होती है? 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी वो किसने की? एक क्वेश्चन पूछा था, परमाणु का सिद्धांत, पदार्थ का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया? देखिए खोज जो है परमाणु के नाभिक की वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और पदार्थ में परमाणु का सिद्धांत जो दिया था वो डाल्टन ने दिया था। इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ध्यान रखें, नाभिक की खोज पूछे तो रदरफोर्ड, अगर परमाणु का सिद्धांत पूछे तो जॉन डाल्टन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पीएच मान के आधार पर उदासीन का मान होता है। देखिए पीएच स्केल जो होता है, पैमाना जो होता है, उस पे उदासीन का जो मान होता है, देखिए 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है। उदासीन जो होता है वो 7 होता है। मध्य जो मान होता है वो 7 होता है। और एक ये पूछा जाता है 7 से जो अधिक होता है उसको क्षारीय बोलते हैं, और 7 से जो कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं। क्लियर है? 0 से लेकर 7 तक होता है। उदासीन जो होता है उसका मान 0 भी बोल सकते हैं या उदासीन बोलते हैं उसको। और 7 से अधिक जो मान होता है वो होता है क्षारीय, और कम जो होता है वो अम्लीय होता है। चलिए अगला, सोडियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। सोडियम का संकेत होता है Na। क्या होता है? Na। पहला जो कक्ष होता है, पहला जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और दूसरा जो कक्ष होता है उसमें 8 होती है। 7, इस तरीके से 8 संख्या होती है दूसरे में। और तीसरा या अंतिम चरण या अंतिम कक्ष बोल सकते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुल संख्या जो है वो 11 होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, जीवन रक्षक धातु
किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु जो है वो रेडियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेडियम को कहा जाता है। और रेडियम धातु को रेडोन गैस द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत? देखिए पालक का जो पत्ता होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है लोहे की होती है। किसकी होती है? लोहे की होती है। Fe यानी लोहे की होती है, आयरन की होती है। हमारे शरीर में जो आयरन की जो सर्वाधिक जो स्रोत जो होता है वो पालक होता है। और एक और ध्यान रखें, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग, एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी से होता है, यानी लोहे की कमी से होता है। और पालक जो है लोहे का मुख्य स्रोत है, सर्वाधिक जो लोहा प्राप्त होता है वो पालक से होता है। या ऑप्शन में पालक नहीं है तो हरी सब्जी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किसी वाहन में पश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए किसी वाहन में पीछे का दृश्य, रिव्यू मिरर जिसको बोलते हैं, रिव्यू मिरर जिसको बोलते हैं, पश्य दृश्य जो देखते हैं रिव्यू मिरर कहते हैं। और वो किसके द्वारा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है छोटा और सीधा। छोटा और सीधा, बड़ी वस्तु को छोटा व सीधा दिखाने का कार्य जो करता है वो उत्तल दर्पण करता है, जिसको बोलते हैं रिव्यू मिरर। रिव्यू मिरर में प्रयोग जो किया जाता है वो उत्तल दर्पण या पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? देखिए सिर्फ यहाँ ये पूछा गया आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे। आवर्त सारणी का आविष्कार जो है वो मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कारक पूछ ले या जनक पूछ ले या खोज पूछ ले या पिता, ये सब एक ही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो है वो हेनरी मोसले ने की थी। किसने की थी? हेनरी मोसले ने की थी। अगर क्वेश्चन सीधा पूछा है आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है, जनक कौन है, पिता कौन है, तो वो मेंडलीफ थे। आधुनिक करे इसके बाद खोज की थी इन्होंने, तो आधुनिक जो थे वो हेनरी मोसले थे। क्वेश्चन नंबर 24, किस विटामिन के द्वारा रक्त, देखिए मिस टाइप रक्त का थक्का, रक्त का जो थक्का जमता है, रक्त का जो थक्का बनता है वो विटामिन के द्वारा बनता है। किस द्वारा? विटामिन के द्वारा बनता है। और विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है। ये ध्यान रखिए, किसमें? वसा में घुलनशील है, जो रक्त बहने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? देखिए हमारे शरीर में जो कोशिका में जो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। किसके? एटीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ नेगेटिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओ नेगेटिव। एक आता है रिसीवर, 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 यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है, जो रिसीव जो करता है वो बोलते हैं ओ पॉजिटिव को। किसको बोलते हैं? ओ सॉरी ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जो सभी को रक्त दे सकते हैं। और ले किससे सकते हैं? ओ से। और रिवर्स जो होता है वो सभी से ले सकते हैं और दे एपी को सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पारे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए पारा जो धातु होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और पारा एकमात्र द्रवित धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या है? एकमात्र द्रवित धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा का जो उपयोग जो है वो थर्मामीटर और बैरोमीटर के पाठ्यांक के जानने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? बैरोमीटर और थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है और इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? देखिए एक अश्व शक्ति हाउस पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन स्त्रावित कहाँ से होता है? इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है वो स्त्रावित कहाँ से होता है? किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। किसे? अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होता है।
क्वेश्चन नंबर 30, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? कि पानी जो होता है बांध में रुका होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? तो स्थिज ऊर्जा पाई जाती है। किसमें? स्थिज ऊर्जा पाई जाती है। और स्थिज ऊर्जा जो है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको रूपांतरित यानी परिवर्तन किया जा सकता है इसको गति ऊर्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि तरंगे किस से होकर नहीं गुजरती या किस में गमन नहीं कर सकती? ध्वनि की चाल तो वो है निर्वात में। किसमें है? निर्वात में गमन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। दूसरा आता है एक प्रकाश। प्रकाश का जो सर्वाधिक जो वेग होता है वो निर्वात में ही होता है। किसमें होता है? निर्वात में ही होता है। ध्वनि का वेग पूछिए अगर कि निर्वात में कितना होता है तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए या ध्वनि की वेग को या ध्वनि की चाल को माध्यम की आवश्यकता होती है, और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो निर्वात में सर्वाधिक जो वेग होता है प्रकाश का होता है, और शून्य वेग जो होता है वो ध्वनि का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक आता है रिक्टर स्केल और एक आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यहां पूछा गया है तीव्रता। अगर ऑप्शन में दोनों हो, दोनों नहीं है लेकिन हो ऑप्शन में, तो तीव्रता अगर पूछे तो वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। और सिस्मोग्राफ अगर रिक्टर स्केल नहीं हो, ये पूछे भूकंप किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ कर सकते हैं। सिस्मोग्राफ से धरती पे होने वाली गतिविधियों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? धरती पे होने वाली भूकंप के समय गतिविधियों को मापा जाता है। और तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। दोनों ऑप्शन में हो, अगर तीव्रता पूछे तो रिक्टर स्केल होगा। अगर रिक्टर स्केल नहीं हो, तीव्रता नहीं पूछे, तो सिस्मोग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 33, हेमेटाइट किसका एस्क है? हेमेटाइट जो है वो लोहे का एस्क है। किसका? लोहे का Fe एस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। बी ऑप्शन राइट होगा। इनका पूरा नाम जो था वो अल्बर्ट आइंस्टीन था, शॉर्ट में आइंस्टीन ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बैरोमीटर के पठन, जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक जो होता है में अचानक गिरावट किसका संकेत? देखिए, अचानक जब पाठ्यांक जब अचानक गिरता है तो किसका संकेत होता है, किसका सूचक होता है? वो आंधी तूफान का होता है। किसका होता है? आंधी तूफान का होता है। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक जो होता है वो धीरे धीरे गिरता है, अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो उसका होता है वर्षा का आना। क्वेश्चन ऐसे पूछाता है कि वर्षा का आना पाठ्यांक दर्शाता है तो होता है धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर वृद्धि हो, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अगर वृद्धि हो तो होता है मौसम साफ या साफ मौसम का संकेत दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दूसरा ये ध्यान रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में है। और ये आयात निर्यात के क्षेत्र में पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। अगर पूछा जाए बंदरगाह सबसे बड़ा है तो वो कांडला बंदरगाह है। और एक बात ध्यान रखिए, इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसका दीनदयाल कर दिया है। कांडला बंदरगाह का नया नाम जो है वो दीन दयाल। क्लियर है? ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात है, कच्छ में। और इनका नया जो नाम है वो दीनदयाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह। किसका है? शनि ग्रह का उपग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो वह है गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और वो बृहस्पति ग्रह का
उपग्रह किसका है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, और बृहस्पति ग्रह भी सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्लियर है, टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 39, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था, जिसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसका अधिकार जो है वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था, जिसको आरटीआर जिसको हम बोलते हैं सूचना का अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक जो है उसको किसी भी डिपार्टमेंट में सूचना या जानकारी प्राप्त करने का इस अधिनियम के तहत अधिकार है। 2005 12 अक्टूबर को इसको लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा जो थी वो भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थी, तो उसको शांति के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था, और यह मिला था 1989 को। कब मिला था? 1989 को दिया गया था, और ये शांति क्षेत्र में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और भारत की पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बाद बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? शांति निकेतन के जो संस्थापक जो थे वो बंगाल के मशहूर कवि जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, नींव रखी थी। और कब रखी थी वो? 1901 में। ये भी ध्यान रखें, कब रखी थी? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रखी गई। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो घूमती है वो किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कब? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और एक बात और ध्यान रखें, ये पूछा जाता है पृथ्वी अपनी अक्ष से कितना डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई पूछे, अगर पूछे कोण, पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण तो है वो 66.5 डिग्री का बनाती है। कितने का? 66.5 डिग्री का बनाती है। झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री, और दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखकों ने, गीता नामक रहस्य की पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। लोकमान्य लोक तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा कब लूटा गया? देखिए महमूद गजनवी सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा भारत पर जो आक्रमण जो किए थे वो मोहम्मद गजनवी ने ही किए थे। कितनी बार किए थे? 17 बार किए थे। कितनी बार? 17 बार किए थे। और सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो 1025 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, मैथ। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी होती है, यानी कि 15 घटाएंगे तो 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा? देखिए 15 जब घटा रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है? चाहे अगर यहाँ लाभ दिया होता तो 15 जो है वो किसके समान है? 20% के। 20% के। फिर क्या पूछा है? उस संख्या का 60% क्या होगा? अगर यहाँ 60 पूछ ले, 80 पूछ ले या 100 पूछ ले तो इंटू हो जाएगा। कितना? 60 पूछा है, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा तो ये हो गया 3, 45, यानी कि 45 संख्या है वो। अगर पूछे कि वो संख्या 100% पूछे तो कितना पूछे? 100। 15 घटाने पर पूछा है तो 15 जो है वो कितने? 20% के। अब पूछे कुल संख्या 100% पूछे, संख्या 100 पे होती है तो ये हो गया हमारा 5 से, और ये 15 पर 75। तो अगर उस संख्या का 100% पूछे तो 75 होता है, अगर 60% पूछा गया है तो कितना हमारा? 45 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कोई राशि 10% दर से कितने समय में 3 गुना हो जाए? कोई राशि जो है वो 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? समय पूछा है।
इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे 3 गुना या 4 गुना या दर कितनी भी हो, तो देखिए समय बराबर n-1 बटे r यानी दर। तो अपने पास देखिए n जो है कितना गुना पूछा गया, 3, तो 3-1 बटे दर कितनी है, 10% या 20% हो 2, तो ये आ गया 2, 10, ये जो 5 वर्ष में वो राशि क्या है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। अगर 4 गुना पूछा गया तो 4-1 हो जाता, 5 गुना पूछा तो 5-1 हो जाता। तो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, किसी कार्य को 10 आदमी 4 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 10 आदमी हैं, सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो कुल काउंट करना, काम काउंट करना। 10 आदमी 4 दिन, मतलब 10 आदमी है वो 4 दिन करेंगे, 10 × 4। फिर पूछा गया उसी कार्य को, यानी कि जो ये 10 आदमी 4 दिन में जो कार्य करेगा यानी 100 कार्य करेगा, तो वो 100 कार्य ही 8 आदमी कितने समय में पूरा करेंगे, तो 8। ये 2 से हो गया, ये 5 से, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 5 दिन में 8 आदमी पूरा कर देंगे। यहाँ 4 आदमी दिया हुआ, 5 दिया हो, तो इस तरीके से सबसे पहले कुल काउंट कर लेना, अलग अलग कर लेना, ये 40 हो जाता और फिर 8 से भाग दे देना। तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर घंटे की चाल से आ रही है। एक जा रही है और एक आ रही है। तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। यानी कि देखिए चालें एक आ रही है एक जा रही है। अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो चालें क्या होगी, माइनस होगी। चाल क्या होगी, माइनस होगी। अगर विपरीत दिशा में एक आ रही है तो एक जा रही है तो चालें क्या होगी, प्लस होगी। अब देखिए कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। किसमें, घंटा में दिया हुआ, और ये 32। 40 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 72। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो मीटर में दी हुई है, तो चाल किलोमीटर में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे सबसे पहले, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। यह आ जाएगा 4, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। और समय ज्ञात करने का जो है सूत्र है वो दूरी बटे, देखिए दूरी बटे क्या हो गया, चाल हो गया। तो दूरी कितनी है अपनी, टोटल 300 मीटर। ये देखिए एक ही दोनों दिशा में अगर आमने सामने विपरीत दिशा में होती है तो रेलगाड़ी की चाल जुड़ती नहीं है। और ये ध्यान रखिए 300 से कम ही मिलेगी, 150 मिलेगी, तो इस पे आधारित है मैं, ठीक है। इसमें बैठे व्यक्ति की पूछी गई है, तो 300/20 ये हमारा आ जाएगा 15 सेकंड में। कितने, 15 सेकंड में पार करेगी। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अंतिम क्वेश्चन। यह पूछा गया किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा 210 रुपए अधिक प्राप्त हुए। देखिए 210 रुपए में बेचने पर क्या है, 210 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। तो कितने में बेची थी, 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ, तो टोटल कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30%। और 30% पे कितने का लाभ हुआ था, 210 का। तो यानी 210 जो है वो 30% के बराबर है। 210 जो है वो 30% के बराबर है। पूछा क्रय मूल्य, तो बेचा 100%, 100 जाएगा क्रय मूल्य 100%। तो इसको देखिए 1 0 से 1 0, 3 से 7, तो वो 700 रुपए में बेची थी। कितने रुपए में, 700 रुपए में बेची थी उस वस्तु को। तो कैसी लगी आपको आज हमारी क्लास, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।